अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज दिल्ली में बीजेपी ने विजय मार्च किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसको मुखातब किया। बीजेपी न सिर्फ यूपी, उत्तराखंड बल्कि मणिपुर और गोवा में भी हुकूमत बना रही है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। मरकज़ का एनडीए इत्तेहाद अब मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम हो चुका है। अगरचे वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो मुल्क के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के भारत की तरक्की चाहते हैं, उन्होंने मार्च को मुखातब करते हुए कहा। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि इन 125 करोड़ में सबका साथ, सबका विकास किस तरह बीजेपी करेगी, कौन सी बिल्स पास होंगी, कौन से एजेंडों की तकमील की जाएगी, कौन से मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाएगा और आने वाले दिनों में किस तरह का हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल बनेगा। बहुत से सवालात हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एम माजिद साहब, सियासी मुबस्सिर सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के अलावा सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब भी दिल्ली से इस प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए शामिल होंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ, चंद एक तफसीलात पर नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में गैर मुतवक्का जीत के बाद बीजेपी ने दिल्ली में विजय मार्च किया, जिसमें खुद वज़ीर आज़म मोदी ने शिरकत की। पुलिस ने विजय मार्च के लिए मरकज़ी दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए थे। बीजेपी के कारकुनान 11 अशोक मार्ग पर जमा हुए, जहां मोदी के हक़ में नारे बुलंद किए गए और जश्न मनाया गया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की आवाम से एक नए हिंदुस्तान के लिए अहद बस्ता होने की अपील की। वज़ीर आज़म ने आवाम से एक नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए पुरअज़्म होने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक नया हिंदुस्तान उभर रहा है, जिसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी आवाम ताकत और अपने हुनर से आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा कि इनके जहन में 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। 2022 को हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होंगे और इन 5 बरसों के दौरान मिलकर एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत बनाने का इरादा किया जाए। आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। नई चीज सीखनी पड़ेगी तो सीखेंगे, अच्छे इरादे से करेंगे, अच्छा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम जिन सपनों को लेकर के चल रहे हैं, तब मैं आज फिर एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के नताइज को 2019 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के तौर पर देखे जाने से मुताल्लिक बहस के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस जीत से खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर जारी एक प्याम में कहा कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए हैं और इनमें से 2 रियासतों में बीजेपी इख्तिदार में थी, दोनों में ही वो हारी है। और बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का आज शाम नई दिल्ली में इजलास का ऐलान किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 2 दीगर रियासतों के लिए पार्टी लेजिस्लेचर लीडर को मुंतखब किया जाना तय रहा। बीजेपी सदर अमित शाह ने कल यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पार्टी अराकीन की क़यादत कौन करेगा। यूपी में वज़ीर आला के ओहदे पर क़यास आराइयों के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा था कि काबिल शख्स को ही
वजीर आला बनाया जाएगा। यूपी में वजीर आला के ओहदे के लिए अब तक जो चेहरे सामने आए हैं, इनमें सरफहरिस्त राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हैं। ख्याल रहे, राजनाथ सिंह न सिर्फ मरकजी वजीर हैं बल्कि वो बीजेपी के सीनियर और कद्दावर लीडर समझे जाते हैं। वाज़ेह है, बीजेपी अब मणिपुर और गोवा में भी हुकूमत बनाने जा रही है। इस तरह सिर्फ पंजाब को छोड़कर बीजेपी इत्तेहाद ने 4 रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया है। और उधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सियासी बदले के जज्बे से काम नहीं लिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि इनकी हुकूमत सियासी बदले के जज्बे से काम नहीं करेगी। अमरिंदर सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि नशे और दीगर जराइम की मुनासिब तफ्तीश के बाद जो भी मुजरिम होगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सियासी इंतकाम के जज्बे को कोई मकाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोगों से इंतखाबात से पहले जो वादे किए गए हैं इन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज के मुकदमे का मुबाहसे का बुनियादी सवाल यही है कि दरहकीकत हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, सबका साथ सबका विकास किस तरह से होगा। बेशतर दीगर सवालात भी इससे जुड़े होंगे, लेकिन बुनियादी सवाल, इसका महवर यही सवाल होगा। मेरा पहला सवाल माजिद साहब से होगा। माजिद साहब, यकीनन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विजय रैली से, विजय मार्च से जो है मुखातब भी किया और उन्होंने बहुत से संदेश दिए, यकीन दहानियाँ करवाई और एक सुनहरे हिंदुस्तान की उन्होंने बात की। आप किस तरह से देख रहे हैं कि यकीनन अब बीजेपी मुस्तहकम हो चुकी है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तो अब हर तरह से बीजेपी के जो हाथ हैं वो मजबूत हुए हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरफ भारत जाएगा? 2022 की भी बात उन्होंने की, 2019 की भी उन्होंने बात की, फिर इससे कबल अगर हम देखें तो 2024 और 29 तक की भी बात की जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की जीत क्या रंग लाएगी? देखिए, बीजेपी का जो रंग है वो तो वाज़ेह है और उसने ये खुलकर ये वाज़ेह भी कर दिया है कि जमहूरियत में चूँकि जो अक्सरियत होती है उसी की सरकार चलती है, और जहाँ तक हिंदुस्तान का जो तहज़ीबी, समाजी और सियासी ढांचा अभी तक रहा है वो कसरत में वहदत का रहा। अब ये ढांचा तेज़ी के साथ सिर्फ कसरत ही कसरत रह जाएगा। कसरत में जो वहदत की जो बात है वो शायद आगे वाले दिनों में खटकेगी ज़रूर। इसलिए कि यूपी में जहाँ तक जो सूरत हाल, जो हिकमत अमली देखी गई है, और 403 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार ठहराए गए बीजेपी की तरफ से, 20% से ज़्यादा राय दहिंदे मुसलमान होने के बावजूद भी एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया गया। और ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है कसरत में वहदत नहीं बल्कि कसरत ही कसरत वहदत होगी। ये सबूत उसने दिया है कि हम बग़ैर किसी मुसलमान के भी जीत सकते हैं। हमारे पास ये मेजॉरिटी है, हम मेजॉरिटी की हुकूमत करते हैं। तो ये जैसा कि सियासी थ्योरी है, इल्म सियासियात में अक्सर कहा जाता है कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो अक्सरियती लोग हैं उन्हीं के ऊपर हो सकती है।
जबकि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो सब तमाम तबक़ात को लेके चलने की बात करता है। तो देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो फतेह की रैली में जो बात कही है कि सबको लेकर चलेंगे, अच्छी बात है, 125 करोड़ के अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन जब मुक़न्नना के इदारों में, पार्लियामेंट में बात आती है मुसलमानों की आबादी से भरे पड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज दे दिया जा चुका है कि हाँ, हमारा जो वोट बैंक है, हमारा ये वोट बैंक है, असल बैंक ये है, गैर ज़रूरी मुस्लिम वोट बैंक बल्कि चला रहे हैं आप, ये गलत है। और दूसरी जो बात है, बीजेपी अब पूरी तरीके से यानी अक्सरियती हिंदू वोटों की पूरी तरीके से उस पर गिरफ्त ले चुकी है और इसकी इजारादारी हो चुकी है, एक मोनोपोली हो गई है। जबकि दीगर जमातें भी हिंदू तबके को वाज़े करती हैं, लेकिन वो वोट लेने के मामले में ऐसा दिखता है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के वोट लिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इत्तेहाद हो या बहुजन समाज पार्टी का इत्तेहाद हो या राष्ट्रीय लोक दल हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो और दीगर छोटी जमातें भी हैं, और ऐसा दिखता है कि उन्होंने हिंदू वोट नहीं लिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, दलित और यादव तबके के कुछ वोट लिए होंगे, जैसा मायावती दलित तबके की कुछ वोट ली होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, ये जमातों की नाकामी हुई है और ये हिंदुस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए अच्छी अलामत नहीं हो सकती। तो ये एक मैं समझता हूँ कि यूपी का जो सबक है, यूपी का सबक आइंदा हिंदुस्तान के लिए क्या पैगाम देगा, क्या रंग लाएगा, तो उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि देखिए, हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ तबक़ात हैं, उन तबक़ात को आप सियासी तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए अगर आप मुलाजिमतों में कुछ कंसेशन देते हैं या उनके लिए जो है उनको माशी तौर पर, तालीमी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देते हैं, तो उससे वो कमी पूरी नहीं होगी जो सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की होती है। किसी तबके को अगर आप तरक्की से महरूम करना हो तो उसको सियासी बाइख्तियार बनने से महरूम किया जाए, क्योंकि सियासी तौर पर जो बाइख्तियार होता है वही तरक्की का ज़ीना तय करता है, चाहे आप कितनी तरक्की क्यों ना करें। ये हो गया। और आप देखिए, कई बड़े तबक़ात हैं, पारसी के तबक़ात हैं, दीगर तबक़ात हैं जो सियासी तौर पर बाइख्तियार नहीं है, लेकिन अक्सर उनको हुकूमत के सामने झुकना पड़ता है। हालांकि उन्होंने बहुत तरक्की की है, सनत में तरक्की की है, तिजारत में तरक्की की है, लेकिन सियासी तौर पर बाइख्तियार ना होने की वजह से उनको उन जमातों के लिए चंदा देना पड़ता है, उन जमातों के सामने झुकना पड़ता है। अगर वो सियासी तौर पर बाइख्तियार होते तो शायद ये नौबत नहीं होती इनकी। तो मैं समझता हूँ कि अब एक मुकम्मल तौर पर, जैसा कि कहते हैं कि पहले जैसा कि अखंड भारत का जो मामला था, वो मामला अब अखंड भारत का मतलब अजीम तर बर्रे सग़ीर नहीं, बल्कि अखंड भारत का मतलब ये है कि सारा हिंदुस्तान भगवा रंग में भीगे जाए। और आप देखिए, विजय रैली भी आज होली की वजह से ये भी एक यानी दोहरी ईद हो गई है लोगों की। पहले तो एक त्यौहार है, दूसरा ये जीत का त्यौहार है। तो मैं सोचता हूँ कि अवाम ने फ़ैसला दिया है और आप शायद हो सकता है कि अवाम ने एक सोच समझ के दिया होगा, चलो उनको मुकम्मल इख्तियार दे देंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान को आगे ले जाते हैं। हालांकि बावजूद कमियों के, बावजूद वादा खिलाफियों के बहुत कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अवाम ने उनको इख्तियार दिया है कि अब चलाइए, आप सारा हिंदुस्तान को मुकम्मल ताकत के साथ अपने बलबूते पर चला कर दिखाइए कि अब ये इन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये किस तरीके से हक़ व इंसाफ, सदाक़त और तमाम तबक़ात के साथ जो है बराबरी का जो सलूक है, क्या वो कर पाएंगे। क्या वो रामराज जिसका ख्वाब महात्मा गांधी ने देखा था कि जहां हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा, क्या वो रामराज यकीनी बन सकता है इनके दौर में। तो मैं समझता हूँ कि कई एक सवाल हैं जो आने वाले दिनों में हुकूमत का अहाता करेंगे, ताक़ुब करेंगे। सर साहब, फौरी तौर पर अगर हम देखें तो वो बिल्स या फिर वो चीज़ें जो रुकी पड़ी थी, तो वो उनमें किसको तरजीहात होंगी, किस तरफ कदम बढ़ाएगी अब एनडीए सरकार? जी देखिए, आने वाले दिनों में राज्यसभा में अक्सरियत मिलने वाली है बीजेपी को। बीजेपी ने बार बार कहा है माजे में भी
कि अगर हम राज्यसभा में अगर हमें अक्सरियत मिलती है हाँ। तो फिर हम हिंदुत्व के ख्वाब को एक हकीकत का रंग देंगे। ये दो टोक अंदाज में कहा गया है, उनके मंशूर में भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुत्व का एजेंडा आखिर है क्या। हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पे कहीं ये मुसलमानों के लिए मसाइल का सबब तो नहीं बनेगी। जो आने वाले दिन है, एक सिविल कोड का भी जो है बीजेपी का एजेंडा रहा है। बीजेपी अब देखिए ये जो विजय रैली आज निकाली गई थी, वज़ीर आज़म के तेवर ही बदले हुए थे। उन्होंने जिस जोश जिस जज्बे के साथ वंदे मातरम का नारा लगाया है, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी पूरी जारहियत के साथ इक़दामात करेगी, पूरी जारहियत के साथ कानून साजी की जाएगी, पूरी जारहियत के साथ अपने एजेंडे को लागू करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। क्योंकि मौक़े बार बार नहीं आते। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि ये आरएसएस की क़यादत में बीजेपी को, आरएसएस की सरपरस्ती में बीजेपी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल हो गई है। आज की तारीख में 2014 में लोकसभा में उन्होंने सादा अक्सरियत हासिल की थी और आज राज्यसभा में भी उन्हें अक्सरियत हासिल होने जा रही है। और इसका भरपूर फ़ायदा आइंदा 2 सालों में उठाने की कोशिश करेगी बीजेपी। अब अक़लियतों के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से बीजेपी का रवैया क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। यूपी के इंतखाबात में खुद वज़ीर आज़म के बयानात और फिर अमित शाह के बयानात, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हम बताएंगे अगर हमें इक़्तिदार मिलता है यूपी में तो एक एक को बताएंगे, और उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि ज़बी है कि गुंजाइश ही नहीं रखी जाएगी, तो ये बहुत सोचने मतलब है कि उन्होंने कहा था कि किसी जानवर के ज़बी है की इजाज़त नहीं होगी हमारे राज्य में, यूपी में। तो वो सीधे सीधे एक तबके को टारगेट बना के चलने की तैयारी की जा रही है। तो आने वाले दिनों में यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत बड़ी सोच की बात है। नाज़रीन, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वाहिद साहब, आज हम बात कर रहे हैं, यकीनन गुज़िश्ता रोज़ नताइज सामने आए और जो कुछ नताइज थे वो सब ने देख लिए। जी वाहिद साहब, आप हमारे साथ हैं? जी 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 जी। तो वाहिद साहब, आज क्या कहेंगे आप, जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विजय रैली को मुखातब किया और उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, और जिस तरह से उन्होंने विकास की बात की, तरक्की की बात की, और 2022 में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 बरस होने का जिक्र किया, और फिर 2019 की भी उन्होंने बात की। आप क्या कहेंगे, इस खिताब को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या वो तरजीहात होंगी अब दिल्ली सरकार की आने वाले दिनों में? जिस तरह प्रधानमंत्री ने आज बयान दिए हैं, उनसे तमाम एक ऐसी झलक मिल रही थी जिस तरह वो चाहते हैं कि अब अमन के साथ जो है हुकूमतें चलाई जाए। क्योंकि अब उनके पास, जैसे सज्जादुल हसन साहब ने कहा कि उनको राज्यसभा में भी बहुमत मिलने जा रहा है, लोकसभा में उनको पहले से एक कानून बदलने तक का 1/3 बहुमत मौजूद है, और दूसरी तरफ 2/3। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा बहुमत जो है वो अब उनके पास मौजूद है। क्योंकि अब अगर हम एजेंडाज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने एजेंडाज उनके शुरुआती दिनों से लेके आज तक थे, आज उन सब जगहों पर उनकी हुकूमत है और हर सब कुछ करने के लिए सक्षम है। अब चाहे वो कश्मीर की हुकूमत की पार्टनरशिप हो या उत्तर प्रदेश में एक कंप्लीट बहुमत की सरकार हो या केंद्र में सरकार हो या राज्यसभा में हो, तो अब मुकम्मल ताकत भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इस देश की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। प्रधानमंत्री ने जरूर एक लचीला रुख अपनाया है, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि लदा हुआ फलों से पेड़ जो है उसकी डालियां झुकी होती हैं। तो एक अमन के संदेश की बात की है, मगर इससे न जाने क्यों इत्तेफाक करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि चुनाव के वक्त जिस तरह पर यहाँ वोटिंग डाइवर्सन जिन शब्दों के साथ करवाया गया है, उन शब्दों को अगर हम ध्यान में लाते हैं तो वो एक बेहद खतरनाक है। तो ऐसी सूरत हाल क्या होगा क्या नहीं होगा,
इस वक्त कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा, क्योंकि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है वो पहली बार बनी है जब वो कंप्लीट ताकतवर एक पार्टी के रूप में हिंदुस्तान की क़यादत कर रही है। शायद अगर हम 75 से पहले कांग्रेस के हालात देखें तो उससे भी कहीं ज्यादा बहुमत के साथ और ताकतवर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस देश पर इस वक्त काबिज है। और इनके एजेंडाज जो हैं वो चाहे वो 370 हो, चाहे वो कश्मीर के दूसरे मामलात हो, उत्तर प्रदेश हो, राम मंदिर हो, और जहां तक हमने बात की जानवरों की, वो तमाम मामले हों। मुझे लगता है कि अगर इन एजेंडाज पर काम किया जाएगा तो अमन की उम्मीद कैसे की जा सकती है, और अगर इन पर एजेंडाज को छोड़ दिया जाएगा और कानून के दायरे में रहकर काम किया जाएगा तो देखा जाएगा कि ये हुकूमत किस तरह की कारकर्दगी करती है। मगर इससे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी एक अगर हिंदुत्व के एजेंडे को लैस कर दे तो ये कांग्रेस की ही एक हेड ऑन टेल की पोजीशन है। और जिस तरह की धीरे धीरे मनमोहन सिंह सरकार एक अपनी डिप्लोमेसी को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ जो मुतवज्जो कर रहे थे, वो उसको बड़ी तेजी से जिस तरह से किया गया है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री इजराइल का भी दौरा करने वाले हैं, तो ये तमाम चीजें कुछ अलग तरह का इशारा करती हैं। और ये जो जीत है ये सब कुछ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम इसको हिंदुस्तान के इंटरनल मामलात में जिस तरह से जोड़ रही है और एक्सटर्नल मामलात को पूरी तरह से हिंदुस्तान की आवाम ने दरकिनार किया है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आपको याद होगा कि हिंदुस्तान एक एमेच्योर डेमोक्रेसी है, और आज मैं पूरे एतबार के साथ कहता हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश के नताइज आए हैं, ये एक एमेच्योर डेमोक्रेसी का फैसला ही हो सकता है। कोई भी दानिशमंद अगर इलेक्शन जैसी चीज में हिस्सा लेने वाला है, मैं ये नहीं कहता कि दूसरी पार्टियां कोई बहुत साफ सुथरी हैं या उन पर कोई एतबार किया जा सकता है, मगर जिस तरह ब्लाइंड सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उन हालात में जब हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर रहा है, हमारा आर्थिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका फेलियर रहा है, और ऐसे हालात में बड़ी संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि अगर हम आगे ये संदेश गया है इस वक्त देश में कि आप विकास करें न करें, आप काम करें न करें, यानी आप कितना भी जुल्म करें, अगर एक धार्मिक इमोशनल सेंटिमेंट जो है, हालांकि प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है कि इमोशनल मुद्दे भी काम करते हैं, मगर हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मैं यहाँ ये इसके बरक्स कहना चाहता हूँ कि तमाम वोटिंग पैटर्न जो है वो पूरा इमोशनल, सेंटिमेंटल और धार्मिक तौर पर हुआ, क्योंकि ऐसा एक भी काम इस सरकार जब चुनाव अनाउंस हो गए, आचार संहिता लग गई, उसके बाद जो है रेलवे टिकट प्लेटफॉर्म के टिकट के रेट बढ़ाए गए, डीजल के रेट बढ़ाए गए, गैस पर रेट बढ़ाए गए, और आपने जनधन जिनका प्रचार किया कि जीरो अकाउंट रहेंगे आपके, जीरो बैलेंस, उनके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आपने उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, अब आपने उनको खुलवाया, और उसके बाद आपने जबरदस्ती उन पर लाद दिया कि आपको 5,000 मिनिमम रखना ही पड़ेगा, वरना तो दूसरी कानूनी कार्रवाई ये होगी उनमें कि जिस तरह बैंकर्स की आमदनी बढ़ाने के लिए पैसे काटे जाते हैं, उस तरह उन सब बैंकर्स, उन जनधन योजना वाले मजदूरों के खातों में भी पैसे काट लिए जाएंगे। और इसके बावजूद पूरी तरह से दो ही बातें सामने आती हैं। जिस तरह हम सोशल मीडिया पर इस वक्त देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कई इलाकों में लोगों ने ये कहा है कि हम यहाँ पर 1200 मुसलमान हैं और पठान हैं, और हमने यकीनन तौर पर जो है समाजवादी को वोट किया है, और 1200 में से 750 वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकलता है तो हमारे लिए ये यकीन करने की जरूरत नहीं। और इस तरह का फेसबुक भरा पड़ा है जो इसका एतराफ लोगों ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि दो बड़ी बातें हुई हैं। या तो फिर ये सेंटिमेंटल यानी ये बिल्कुल एमेच्योर डेमोक्रेसी है और लोगों ने बिना किसी मुद्दे के सिर्फ धार्मिक आधार पर वोट किया, या फिर जो मायावती कह रही है उसमें बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि आज फेसबुक के जो पेज हैं सोशल मीडिया के, वो इन तमाम चीजों से, इन आंकड़ों से भरे पड़े हैं। तो बहरहाल दोनों ही सूरत हाल हिंदुस्तान की
इस डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान की यकजहती के लिए और हिंदुस्तान की दिशाओं के लिए बिल्कुल खत्म हो। जी माई साहब, क्या आप इस हवाले से कहते हैं कि बीजेपी की जो जीत हुई है इसमें आरएसएस का कितना मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है, और आरएसएस की मतलब किस कदर, अगर हम ढके छुपे हुए अंदाज से या फिर ज़ाहिरी अंदाज से देखें तो किस कदर मदद हासिल रही, और अब आरएसएस बीजेपी से क्या नेमुल बदल चाहेगी? देखिए, जहाँ माँ और बेटे का रिश्ता होता है, अब देखिए माँ को कोई दौलत मिलती है तो बेटे के पास जाती है, बेटे की कोई दौलत है तो माँ के पास जाती है, तो एक घर की बात है जी, एक घर की बात है ये दोनों भी। तो अब जहाँ तक आरएसएस का है, आरएसएस ने समाज के अंदर जिस तरीके से यानी एक ऐसे नज़रिए को फ़रोग़ दिया, और ये बात आम अक्सरियती हिंदू भाई हमारे, मैं जिनसे उनसे जो मुलाकात करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उनमें से बेशतर का नज़रिया यही है कि जिस ठोस तरीके से, बुनियादी तरीके से नई नस्ल को तैयार किया जा रहा है, उनको ये जो एक सबक पढ़ाया जा रहा है, वो सबक अब मैं समझता हूँ कि वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जो है सुतून साबित हो रहा है, हो चुका है, और उसका सबूत भी है। तो आरएसएस ने बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि आरएसएस पिक्चर पे तो नहीं है, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से, जैसा कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का भी हाथ होता है, तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस को मैं यहाँ माँ का दर्जा देना चाहता हूँ, बीजेपी की माँ का। तो वो माँ का है या फिर शरीक ज़िंदगी का दर्जा, तो चाहे किसी हैसियत से हम दर्जा दो, लेकिन आरएसएस के बगैर बीजेपी का जो जितना जो तरक्की हुई है वो मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीजेपी, आरएसएस क्या चाहती है वापसी? आरएसएस यही चाहेगी कि उसके जो हिंदू नज़रिया है उसको पूरी तरीके से अमल किया जाए, और उसका सबूत खुद यही है कि इतना बड़ा इलेक्शन जीता आपने। खुद मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जो बहुत ही चहीते हैं बीजे ज़ाफ़रानी पल्लू के, उनको भी एतराफ़ करना पड़ा कि काश अगर एक तो भी दिया जाता तो बेहतर था। तो इसका ये वाज़ेह सबूत है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपका कोई एजेंडा नहीं है हमारे पास, आपकी कोई वक़्त नहीं है। जबकि देखिए 125 में 20 करोड़ तो ये लोग हैं। क्या इतनी बड़ी आबादी को, ठीक है माइनॉरिटी में है, क्या आप नकार सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कई सवाल हैं, और ख़ुद कम्युनिटी के लिए कई सवाल हैं। अब देखिए मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए हो या दीगर ज़रिए से हो पैगाम भेजा रहे हैं कि इतने हल्के में इतने मुसलमानों ने वोट तकसीम कर लिए, यानी समाजवादी पार्टी ने इतने लिए हैं, बहुजन समाज ने इतने लिए हैं, मजलिस ने इतने लिए हैं, चलिए इसके बाद इनकी राह हमार हो गई। तो ये जो आंकड़े बताते हैं वो आप जिस गैर, यानी आप कह रहे थे कि मैच्योर्ड डेमोक्रेसी, मैं नहीं समझता, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। यहाँ सिर्फ एक तबका मैच्योर्ड है डेमोक्रेसी में, वो है माइनॉरिटी का, और उसमें माइनॉरिटी में मुसलमानों का है। अक्सरियती नहीं सुनिए, अक्सरियती हिंदू भाइयों ने ये साबित कर दिया है कि वो मैच्योर्ड डेमोक्रेसी में है। हम पुख्ता ज़हनियत रखने वाले हैं, और हमने पुख्ता अकीदे के तहत हमने एक पार्टी को जो है ऐसी ताकत दी है तो जो इसने तारीख बनाई है, आज 70 साल की जो है हमारी जमहूरियत में तारीख बनाई है। और वहीं माइनॉरिटी जिसके वोट कल तक होते थे कि मुस्लिम वोट बैंक, टैक्टिकल वोटिंग, कहाँ गई आपकी टैक्टिकल वोटिंग? तो ये बात आप जिस गैर मुझे अपनी बात कहने दीजिए पूरी, जिस गैर पुख्ता जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, वो जमहूरी वो माइनॉरिटी और बिल्कुल मुसलमानों पे सादिक आती है, हिंदुओं पे नहीं आती है। हिंदू अक्सरियत ने अपनी पुख्ता ज़हनी का सबूत दिया है, और वहीं आप फेल हो गए। तो या हम जो है किसको देंगे? सिस्टम को आप जिम्मेदार करार देंगे या अपने रवैये को जिम्मेदार करार देंगे? सिस्टम तो अपनी जगह है हिंदुस्तान की जमहूरियत का। और रही बात, ठीक है, हमें भी उम्मीद है, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ हमेशा कि यकीनन देखिए जब आपके हाथ में पूरी ताकत आ गई है तो आप यकीनन सबको लेके चलेंगे। लेकिन वो जमहूरियत किस काम की जिसमें आप असेंबली में नहीं होंगे, पार्लियामेंट में नहीं होंगे? ठीक है, आपके लिए घर बनाकर देंगे, आपके लिए नौकरियां देंगे, आपके लिए रोजगार देंगे, यानी आपको सोने के पिंजरे में रखेंगे, जरूर अच्छा खिलाएंगे, लेकिन सोने के पिंजरे में रखेंगे। ये कहाँ की जमहूरियत है? तो इसको हमको सोचना चाहिए कि इमैच्योर्ड एटीट्यूड मुसलमानों का रहा है।
साहब यहाँ पर यकीनन अब सवाल माइनॉरिटी की बात हो रही है। मैं तो मिन जुमला मुकम्मल तौर पर दोनों ऐवानों की बात करूँगा। अब बहस जो होती है वो किस हद तक इसकी अहमियत बाकी रह जाएगी, या फिर मुल्क को कई सारे नोटबंदी जैसे फैसले जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, नोटबंदी का फैसला एक अलग जो है एजेंडा है, एक अलग बात है, एक अलग मौजू है। यहाँ अभी जो बात हो रही थी कि नहीं, फैसला मैं उस जैसा फैसला कह रहा हूँ, उस जैसे फैसले। देखिए, उस जैसे क्योंकि उस फैसले में भी कोई बहस तो नहीं हुई थी। बिल्कुल, देखिए आज तो इख्तिदार हाथ में, आज मुकम्मल इख्तिदार। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिजल्ट आने के बाद, तो उसने कहा था कि हम समझ नहीं पाए पब्लिक का जो है जो मतलब एक जो सोच है उसको हम समझ नहीं पाए। उनका एक कहना था कि पब्लिक ने किसके लिए वोट दिया है, क्या नोटबंदी जैसे फैसलों के लिए वोट दिया है, या फिर पब्लिक चाहती क्या है, बुलेट ट्रेन चाहती है। हमने तो बहुत बेहतरीन सड़कें दी हैं पब्लिक को। हमने जैसा कि हमने कहा था कि तरक्की के हमने 5 सालों में जो तरक्की की है वो दिख रही है। हमने बार बार कहा था, ये अखिलेश यादव का है, हमने बार बार कहा था कि दिखता है काम दिखता है, और हमने काम दिखाया है। मायावती को अगर लोगों ने नज़रअंदाज किया था तो उनके मतलब एक है, उनके जो हाथी करोड़ा रुपए हाथियों पे लगाए थे उन्होंने, मुजस्सिमों पे हाथी के, तो उसलिए लोगों ने उनको जो है करप्शन और हाथी के लिए उनको नज़रअंदाज किया था माजी में, 2012 से पहले की बात है। तो अब अखिलेश यादव का एक कहना था कि हमें हैरत है कि नोटबंदी के जरिए आम आदमी को सड़क पे ला खड़ा किया गया, गैस का कीमत डबल कर दी गई, और महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल की कीमतें इलेक्शन के दौरान में बढ़ाई गई हैं। उसके बावजूद अगर आवाम ने बीजेपी को इतनी बड़ी अक्सरियत तो बीजेपी को 92 के बाद के इलेक्शन में भी नहीं मिली थी। बाबरी मस्जिद के शहादत की बाद भी यूपी में इंतखाबात हुए थे तो बीजेपी ने सिर्फ 229 सीटें हासिल की थी। 325 सीटें, इतनी बड़ी अक्सरियत आवाम ने दी है। तो रियासत के वज़ीर आला खुद हैरतज़दा है कि आवाम चाहती क्या है। तो यही सबसे बड़ा मसला हो गया कि आवाम आखिर चाहती क्या है। यहाँ एक ही बात दिख रही है कि बीजेपी ने एक रवैया दिखाया, हमें किसी का वोट नहीं चाहिए, जैसे कि सिर्फ मुसलमानों को कोई टिकट नहीं दिया गया, जैसे कि माजी साहब ने कहा कि कोई वक़्त नहीं है, ये मैसेज दिया गया मुसलमानों को, कोई टिकट नहीं दिया गया, और जो है मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, और जिन लोगों से वोट लिया गया है वो तो वोट लिया गया। तो क्या एक ही जहनीत रह गई है यूपी के आवाम की? देखिए, हम यूपी के आवाम की बात करेंगे क्योंकि पंजाब के लोगों ने नहीं दिया, मणिपुर के लोगों ने नहीं दिया, अक्सरियत कांग्रेस को दी, गो के बीजेपी, गोवा में भी कांग्रेस को अक्सरियत मिली। तो हम बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड के लोगों की, जो एक ही रियासत रही है, एक ही पट्टी है, एक ही जहन के लोग हैं। तो वहाँ के लोगों ने क्यों बीजेपी को वोट दिया है, ये सोचने वाली बात है। आगे भाई साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा, क्या कहेंगे आप, जो बहस का मामला है, या फिर जो अब जिस तरह से आपने कहा, माजी साहब ने भी कहा कि अब कानून साजी के हवाले से या फिर उसके किसी मामले पर फैसला लेने के लिए जिस तरह से बहस होती है, क्या आज बहस की कोई अहमियत रह जाएगी, या फिर किस तरह से मतलब तवक्का की जा सकती है अब बीजेपी से? नहीं, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई गई है। और जैसे कि माजी साहब ने कहा था, मैं उस सवाल का भी जवाब देना चाहूंगा कि मुसलमानों की मेजॉरिटी मुसलमानों की है और बाकी की नहीं है, मैं गुस्से को समझ सकता हूँ। मगर सवाल ये उठता है कि तमाम डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल लेवल और इंटरनल लेवल पर एक हुकूमत के कंप्लीट फेलियर के बाद अगर कोई भी आवाम किसी भी वजह से, जो कि एक वाज़े वजह ना हो, और वो उसी पार्टी को वोट दे, तो इसका मतलब साफ है कि वो एमेच्योर है, अभी वोटिंग के लायक नहीं है। अब आप सवाल ये जरूर कह सकते हैं कि हमने मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अब आप देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल हीरो थे जी, तो उनको वोट दे, लोग उनको फिर से क्यों नहीं लाया? इटली को क्यों लाया? तो देखिए देखिए ये चीजें तो देखिए ये प्रायोरिटी के ऊपर होती है। अब जैसा हमारे साथी बता रहे अभी सज्जाद साहब, एक भाई अखिलेश ने ये किया वो किया ये किया, तो अखिलेश को लाना चाहिए था, नहीं लाया लोगों ने। तो देखिए लोग नहीं, यहाँ लोगों की जहन साजी की गई, लोगों को जिस तरीके से जहन साजी, देखिए तो लोग जब देखिए आवाम किसी चीज के लिए एक तासुर ले जाते हैं, उसका जुनून चढ़ जाता है, तो उनको कोई चीज सामने नहीं आती, बस एक ही मकसद रहता है कि ये करना ही करना है, नोटबंदी हो, फलां हो, कुछ हो, हमको कोई परवाह नहीं।
हमको उसको लाना है। तो ये जो नजरियाती बुनियाद है, देखिए यहाँ इशू बुनियाद नहीं है, यहाँ मसाइल बुनियाद नहीं है, यहाँ सिर्फ नजरिया बुनियाद है। जहाँ नजरिया बुनियाद होता है, सुनिए मैं आपको जो है 40 के दहे में वहां लेना चाहता हूँ, जर्मनी ले जाना चाहता हूँ आपको। वहां कैसे हुआ? नजरिए की बुनियाद पर हुआ। क्या जर्मनी में पहली जंग के अजीम के बाद क्या जर्मनी में हालात खराब नहीं थे? कितनी बेकायदा हुई, उसके बावजूद क्यों वहां जो है नाजी पार्टी को इख्तियार मिला? तो मैं समझता हूं कि हमको थोड़ा तारीख के दूसरे पन्ने को देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम तकाबुल कर सकते हैं। नाजी पार्टी को डिक्टेटरशिप थी परिवार के साथ, नहीं वही होता जब आपको एब्सोल्यूट पावर आ जाता है, चाहे आपके पास भी ताकत आ जाए तो आप में भी जो है वो हिम्मत आ जाती है कि हाँ मैं डिक्टेटर हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मेरी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून बन सकता है। तो ये चीज उसके बाद के नताइज भी लोगों ने देखे ना, वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, सवाल वो नहीं है। यहाँ जो बहस हो रही है वो नतीजे से पहले की बात हो रही है कि अब क्या होगा। अगर मैं नतीजे के पहले की बात करूं तो यहाँ तमाम उत्तर प्रदेश में जमीनी, मैंने पश्चिम से लेके पूरा नहीं सही है, नहीं मैं आपको ब्लेम मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा। और ना ही जो है जो लोग तजिया, जो सियासी पंडित है आप जैसे लोग, मैं भी उनसे राब्ते में रहता था, लेकिन ठीक है उनके अपने अंदाजे अपनी जगह है, लेकिन जो जहन साजी एक अरसे से की गई उसके बारे में किसी ने नोट नहीं लिया। सबने यही समझा कि मसाइल है, मसाइल की बुनियाद पर लोग वोट देंगे, मसाइल की बुनियाद पर लोग वोट नहीं दिए, नजरिए की बुनियाद पर वोट दिए और अक्सरियती डेमोक्रेसी की जिसकी बात कर रहा हूं मैं उसकी बुनियाद पर जो है वोट दिए। और हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मेजॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है। तो सवाल ये है, यही तो सवाल होता है कि आप मसाइल के बजाय अगर नजरिए पर वोट करते हैं तो कैसी डेमोक्रेसी है? इसका मतलब साफ है ना कि आप जो है नाजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि नाजी, मैंने वही कहा है, मैंने उत्तर प्रदेश में चारों तरफ घूम के देखा और अवाम के तासुर लिए और अवाम ने हर जगह पर ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। एक दिन पहले यानी वोटिंग डालने के बाद भी लोगों का तासुर ये था कि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से बहुमत के नजदीक तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल और पोस्ट पोल के बाद भी लोगों का नजरिया ये था, और जब वोटिंग खुले उसके बाद का नजरिया जो है, मैं डायरेक्ट टच में हूँ, मैं डायरेक्ट लोगों से मिल के बात कर रहा हूँ। आज अचंभे के साथ जिस तरह से देखा जा रहा है, मैंने कहा कि बिल्कुल ये सही है कि सोशल इंजीनियरिंग के उन पहलुओं पर भी बात कर ली जाए जो आपने जिक्र किया था, जो गुस्सा आपका था। मैं बड़े सवाल उठा रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरा खुद का मोरल डाउन है, मगर उसके बाद भी मैं सवाल उठाऊंगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मायावती की तरफ से कोई बयान आया हो जहाँ पर उलेमा काउंसिल और तमाम मसलक के मौलानाओं ने मायावती का समर्थन किया। इसके पीछे जिस तरह पर मैंने देखा है कि जामा मस्जिद के इमाम जो है करोड़ों रुपए लेकर, और वो ऐसे मौकों पर बयान देते आए हैं जब 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 कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना हुआ या किसी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना हुआ या आम आदमी को पार्टी को नुकसान हुआ, और इस तरह के स्टिक भी सामने आए। और मैं सच्ची नजर से देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि उलमाए काउंसिल वो अखिलेश यादव से किसी बात पर नाराज हो मायावती का इस तरह से समर्थन करते। ये सब प्लांटेशन का एक हिस्सा था और चुनाव जहनियत के अलावा जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत जीता गया है, क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है वो हर जगह पर समाजवादी और बसपा को दोनों को इक्वल बटा है, जिसकी वजह से जो टैक्टिकल वोटिंग की आपने बात की थी, वो टैक्टिकल वोटिंग इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं कर पाया। और इस टैक्टिकल वोटिंग को डिफीट करने के लिए उलमा काउंसिल, उलमाओं जैसे लोगों का इस्तेमाल किया गया, जो कि आपको याद होगा माजिद साहब आपने सवाल उठाया था कि मस्जिदों के अंदर जब जुमे की नमाज होती है तो जो मंच पॉलिटिकल होना चाहिए था, उस पर जो है जो खुतबे होने चाहिए थे, वो खुतबों के अलावा लोगों को महदूद कर दिया गया। सिर्फ आप एक ही बात सुनेंगे, उसके अलावा आप तकरीर नहीं करेंगे। तो उन तमाम चीजों का पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो पूरी तरह से जीरो हुआ। और इस बार पॉलिटिकल धोखा जो है वो इस तरह से हुआ है कि ऐसी कोई मायावती की तरफ से एक बयान नहीं आया कि मुसलमानों के लिए वो क्या करने जा रही है। उसके बावजूद तमाम उलमा काउंसिल ने, तमाम उलमाओं ने मायावती का समर्थन किया और मुसलमान पूरी तरह उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज हो गया और दोनों तरफ जो है इक्वली बट गया। तो इस हालात में इस
सिचुएशन को पैदा करने के लिए मुसलमानों को आज गौर से समझने की जरूरत है कि वो सिर्फ उलमाओं के कहने पर चलकर जो है अपनी तबाही कर लेंगे, या उन्हें अपने आप को पॉलिटिकल बैरिस्टर ओवैसी जैसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको अपना क़यादत में चुनना है। ये मुसलमानों को आज सोचना पड़ेगा। वो भले ही मेरी बुराई करे, मेरी तनकीद करे, मगर मैं खुलेआम पर कह रहा हूँ कि इस उलमाए दीन के नाम पर जिस तरह से मायावती को अपना, जब वो कहते हैं हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, आप अगर उनसे आज बात करोगे वो कहेंगे हम पॉलिटिकल बयान नहीं देते, और अचानक एक तरफ उलमा खड़े हो जाते हैं और मायावती का समर्थन करते थे। ये पॉलिटिकल बयान नहीं था तो क्या पैसे लेके किया गया था? तो इस तरह के सवालात उठ रहे हैं, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान में अगर मुसलमान को जिंदा रहना है तो उसे पॉलिटिकल अवेयर होना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी और पढ़े लिखों के पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी तबाही तो हो चुकी है। जी सर साहब, वाकई क्या ये भी एक फैक्टर रहा है जिसके नतीजे में मतलब एक वो जो मतलब सेकुलर हल्का था या फिर जिसको कहा जाता था वोट बटा, और जिसके नतीजे में जो है एक दूसरी पार्टी को जो है ज़बरदस्त कामयाबी मिल पाई, तो फिर यहाँ पर सवाल यही उठता है कि किस तरह से जो माइनॉरिटी है इनका वोट एक जा हो, और फिर जिस तरह से चंद एक, यकीनन वाहिद साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, चंद एक अनासिर के नतीजे में जो है उनके बयानबाजियों के वजह से या फिर उनके क्या मामलात होते हैं वो उससे ख़ता नज़र, तो इस तरह का बड़ा नुकसान होता है, तो फिर इसकी रिकवरी किस तरह से हो सकती है? बिल्कुल तारीख गवाह है, ख़ास तौर पे यूपी की बात करूंगा मैं कि तारीख गवाह है यूपी में जब भी बीजेपी इक़्तिदार में आई है या जब भी फ़िरका परस्त जमातों को इक़्तिदार नसीब हुआ है, उस वक्त मुसलमानों का वोट बटा है, और इस बार भी वही हुआ है। आप सिर्फ देवबंद की बात ले लेंगे, देवबंद का जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखिए 75,000 वोट मिले हैं अखिलेश यादव को, 55,000 वोट मिले हैं मायावती को, जबकि 1 लाख वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है। मतलब 1 लाख से ज़्यादा वोट बीएसपी और एसपी में बढ़ गए थे जी। तो ये सिर्फ देवबंद नहीं बल्कि तकरीबन हलकों में यही हुआ है, जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे वहाँ वहाँ यही हुआ है कि मुसलमानों के वोट बटे हैं। उलमा काउंसिल का बयान आता है, जी तमाम सीटों पर आप रिजल्ट उठा के मैंने आज एनालाइज किया है, तो जहां पर 43,000 सपा को मिले हैं तो 40,000 बसपा को मिले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 50,000 1-2 हजार के ऊपर नीचे जो है समाजवादी और मायावती को इक्वल वोट मिला है, और ये तमाम वोट मुसलमानों का था, क्योंकि यहाँ पर दलितों का और दूसरे लोगों का, जिनको ये बात समझा दी गई थी कि इस तरह का गेम खेला जा रहा है, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को माइग्रेट हो गया, और मुसलमानों के तमाम, चूंकि अकेले मुसलमान भी वोट देकर 100 से ज्यादा सीटों को जिता सकते हैं, उन तमाम सीटों को भी मैनिपुलेट इस तरह से किया गया, और इसके कसूरवार उलमा काउंसिल और इस प्रदेश के उलमा है, और मैं सीधे इल्जाम लगा रहा हूं कि कुछ ना कुछ इन्होंने पैसे लेकर इस तरह का मुसलमानों के साथ पीठ में छुरी मारी है। भाई साहब आप तो यकीनन जैसे कि वाहिद नसीम साहब कह रहे हैं कि यकीनन चाहे उलमा काउंसिल का बयान हो चाहे किसी और का बयान हो, यहाँ मुसलमानों को तकसीम किया गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए आप जैसा कि कहा जा रहा है, अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि बीजेपी अब इक्सा सिविल कोड का जो है कानून ले आएगी, वंदे मातरम को लाजिम कर देगी, और फिर जो है निसाब में तब्दीली आएगी, निसाब में जो है गीता और बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त शामिल की जाएंगी, और फिर मदरसों के निसाब पे जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, और मदरसों को हिदायत दी जा रही है कि हम जो निसाब आपको दें वही निसाब आपको शामिल करना है, वही निसाब पढ़ाना है। तो इस तरह के ख़तरनाक एजेंडे, इस तरह के नज़रियात को मुसल्लत करने की मंसूबे बन रहे हैं। अब इसमें कामयाबी इसलिए मिल सकती है क्योंकि अब तो इक़्तिदार में, जैसे कि माही साहब ने कहा कि जब आदमी पावर में आ जाता है, जब आदमी जो है अक्सरियत में आ जाता है, तो वो डिक्टेटरशिप की जानिब माइल हो जाता है। अब देखिए, अब बॉडी लैंग्वेज हम देखेंगे वज़ीर आज़म की और अमित शाह की इन 2 दिनों के दौरान, देखिए उनका रवैया बिल्कुल जो है ऐसा हो गया, बादशाह वाला हो गया है कि अब हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ये जो रुझान है, ये ख़तरनाक रुझान है, और यकीनन देखिए मस्जिदों के मेंबरों से यकीनन जो है इस मामले में एक दर्स देने की या फिर एक तहरीक चलाने की या फिर एक अवेयरनेस लाने की अब ज़रूरत है मुसलमानों में ख़ास तौर। भाई साहब, अगर हम मुसलमानों के हवाले से बात करें तो इसमें भी हल्के बटे हुए नज़र आते हैं। कुछ ये कहते हैं कि भाई ये सब कुछ जो है एक खौफ जाहिर किया जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बस खौफ दिलाया जाता है, जो होना है वैसे ही होगा, जैसा है वैसे चलता रहेगा, और उनको भी हुकूमत चलानी है, तो ये सारी चीज़ें जो है
सिर्फ दिखाने वाली है और सिर्फ जो है बताने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो किस तरह से समझे एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान, किस तरह के अंदेशे हो सकते हैं, या फिर किस तरह के ये अंदेशे जो जाहिर किए जा रहे हैं या खौफ व खतरा जाहिर किया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा अभी सज्जाद साहब कह रहे थे कि अभी ज़रूरत है मेंबरों को इस्तेमाल करने की। देखिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला है। लुट चुका है, काफिला लुट चुका है। अब कह रहेंगे नहीं, अब काफिले की हिफाजत करेंगे। क्या करेंगे हिफाजत? जिस उल्मा की बात ठीक है, मैं वाहिद नसीम साहब की तरह तो नहीं करूँगा, मैं इज़्ज़त करूँगा उनकी भी। उसमें कुछ लोग हैं जो जिनकी दुकानें चलती हैं, लेकिन देखिए, हर दाढ़ी और शाया पहनने वाला, टोपी पहनने वाला आलिम नहीं होता, ना मुफ्ती होता है। ये हम खुद मीडिया की क्रिएशन है कि हम लोगों को जो है मुफ्ती बना देते हैं, उल्मा बना देते हैं। और नहीं, अपनी बात जारी रखिए, मैं एक बात सुन लीजिए जी कि देवबंद से मायावती का ऐलान हुआ, बरेली से मायावती का ऐलान हुआ, आप ये बताइए, मायावती का ऐलान हुआ, उलमा काउंसिल से मायावती का ऐलान हुआ। मायावती ने एक शब्द नहीं बोला, तमाम मसलक के उलमा एक मंच पर खड़े होकर अचानक मायावती का समर्थन करते लगे और उसकी वजह से 50% वोट बटा है। ये सही है, नहीं, ये सही है। आपका जो क्रोध है, आपका जो गुस्सा है, बिल्कुल आप ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं, अपनी जगह ज़रूर है। लेकिन देखिए, नहीं, यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, 1 मिनट में चाहूँगा, आप महज इंतखाबात के वक्त ही एक बयान दे के आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आपने कितनी आबियारी की, आपने कितनी सोशल इंजीनियरिंग की, जिस तरीके से RSS ने नजरिए की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्या इस तरीके से क्या हमने काम किया है? क्या हमने सोशल इंजीनियरिंग की, या हमने 1-2 साल पहले से ये तैयारी की कि नई नस्ल को बनाना है, हमारी मस्जिद के मेंबरों को और मदारिस के जो है मकातिब को हम आगे बढ़ाते हुए इस तरह से जाना है? हमने नहीं किया। मैं इलेक्शन से 1 दिन पहले आप ऐलान कर देंगे, खैर पैसे लेंगे नहीं लेंगे ये मैं, इसलिए आपका जो मेरा डिस्प्यूट है वो उसके ऊपर है कि इन्होंने पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं। कई दुकानें भी हैं पैसे लेने वालों की, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन इनको भी ज़रूरत है कि पहले से आप एक समाज को तैयार करना चाहिए था। आपने समाज को तैयार नहीं किया और अचानक इलेक्शन के ऐलान के बाद आप फलां पार्टी को वोट देने की अपील करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी गलती है। और एक बात जो है, सबसे बड़ी जो हमारी जो कमी हो रही है वो क़ियादत से महरूमी की है। हमारे पास आज कोई 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन कोई ऐसा कायद नहीं है जो दावा करे कि हाँ मैं इन मुसलमानों का मसीहा बन सकता हूँ। किसी में नहीं है। हर एक की दुकानें अलग, हर एक के खाने अलग, हर एक की चीज़ें अलग। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लैक ऑफ लीडरशिप है, जो इक़्तिदार यानी क़ियादत से महरूमी है, ये ऐसा दिखता है कि ये कौम अब यतीम नहीं बल्कि यसीर भी हो चुकी है। और देखिए, जी, मैं बाबर साहब से और आपसे अपील करूंगा कि एक प्रोग्राम खुसूसी जो है ये क़यादत क्यों नहीं है इस साइकोलॉजी पर किया जाए। जी, 1 मिनट में वाहिद साहब, मैं इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल कर लूँगा कि अब आप 2019 तक अब किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं? अब आने वाले दिनों में जो हुकूमत की जानिब से तरजीहात होंगी या फिर एजेंडे होंगे जिसको आगे बढ़ाने के लिए मतलब एक के बाद एक किया जाएगा, वो कौन से उमूर हैं, कौन से मामलात हैं जिनको मोदी सरकार अवलीन तरजीह देगी? क्या कहेंगे आप 2019 तक? अगर हम 1 साल का जायजा लें, उसके बाद के साल का जायजा लें, क्या कहेंगे आप? 1 मिनट में जवाब चाहूंगा जी। पहला ये एक साल मेरे नजरिए में इस तरह से गुजरेगा कि तमाम विकास के काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, हर राज्य में करेगी, केंद्र में करेगी, टैक्सेशन लाएगी, मगर उसके आने वाला जो साल होगा वो यकीनी तौर पर जो है कुछ गर्माहट भरा होगा। उसमें फिर बाबरी मस्जिद भी आएगी, फिर उसमें राम मंदिर भी आएगा, फिर उसमें जो है वो मांस और गोश्त की दुकानें भी आएंगी, वो सब आएगी। जब जैसे जैसे 19 नजदीक आएगा वैसे वैसे ये सब चीजें उठ के फिर से सामने आएंगी। मगर मैं ये कहना कबल वक्त होगा कि जो इस वक्त हुआ है वो 19 में होगा, ये बिल्कुल अभी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि भारत की जनता
निहायत ही मैच्योर है, अभी वो किसी को चुनने के लायक अभी नहीं हुई है, अनएजुकेटेड है और वो अपने आप को एजुकेटेड मानती है, मगर उसकी जानकारी हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक है, इसके अलावा उनकी जानकारी महदूद है। दूसरी बात ये है कि जितने हम एडवांस प्रोजेक्ट चला रहे हैं विदेशों के साथ चला रहे हैं, हमारा अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तीसरी बात ये कहूंगा यहाँ पर आपको यकीन दहानी कराने के लिए कि निश्चित रूप से ये हुकूमत डिप्लोमेटिक तौर पर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एफडीआई के तौर पर ऐसे कदम उठाएगी कि अगले 2 साल और हुकूमत को अपनी साख बचाए रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि जो लोगों के वोट दे देने से आपको इंटरनेशनल समर्थन नहीं मिल जाता है, आपको इंटरनेशनल मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। जो आज आप चीन, रूस और अमेरिका के बीच फंसे हो, उसकी गाड़ी आप निकाल के नहीं ले जाते हो। तो ये तमाम दीवारें आपके सामने खड़ी हैं और ये सामने आपके आना अगले 1 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, माजिद साहब और सजा साहब, मैं तीनों मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन नाज़रीन, जी शुक्रिया। मोदी सरकार के लिए बहुत से चैलेंजेस भी है और बहुत सी जवाबदेही भी करनी है। 125 करोड़ अवाम एक तरफ है और फिर दूसरी तरफ खुद बीजेपी का हल्का है, खुद बीजेपी का जो कैडर है वो है और फिर आरएसएस है, और इसी के साथ निजी जो पॉलिसियां हैं या फिर हुकूमत की जो कौमी पॉलिसियां हैं वो हैं, और फिर अगर खारिजा सतह पर पॉलिसियां हैं तो वो भी देखने वाली हैं। तो अब देखने वाली बात यही है कि 1 साल जो आने वाला है उसमें क्या होता है, और फिर उसके बाद जो इंतखाबात से जो दूसरा साल मिलेगा जाकर, तो उसमें फिर मोदी सरकार क्या करती है, यकीनन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।